नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य की टेस्ट की श्रृंखला में। ये तीसरा टेस्ट है और जो टॉपिक है वो है आदिकाल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। उत्तर अपभ्रंश ही क्या है? पुरानी हिंदी है। यह किसका मत है? विकल्प दिए गए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयदेव नारायण शाही और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यह जो मत है ये गुलेरी जी का है। आप जानते हैं गुलेरी जी के 3 कहानियों के बारे में। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा, और उसमें कहा था कई पात्र कौन है? लहना सिंह। और उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। ये लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं। वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से कौन मानते हैं? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और अजय तिवारी। तो वास्तविक हिंदी की शुरुआत भक्ति काल से मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा प्रश्न है कि हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी से मानते हैं। हिंदी का प्रारंभ 993 ईस्वी से कौन मानते हैं? विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, सुधीश पचौरी, पुरुषोत्तम अग्रवाल और रामदरस मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा प्रश्न देखिए है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल कौन मानते हैं? तो विकल्प हैं रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा प्रश्न है कि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी तक आदिकाल कौन मानते हैं? विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, शाही, हरियोध और नरेंद्र मोहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ राहुल सांकृत्यायन। छठा प्रश्न है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? हिंदी के प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? विकल्प है राहुल सांकृत्यायन, माता प्रसाद, वासुदेव सिंह और पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या कहा? सिद्ध सामंत युग कहा। सातवां प्रश्न देखिए, आदिकाल की आरंभिक सीमा 643 से अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानते हैं। आदिकाल की समय सीमा कब से कब तक? 643 से 1400 ईस्वी तक कौन मानता है? विकल्प है हरियोध, शाही, ग्रियर्सन और अज्ञेय। तो आदिकाल की समय सीमा 643 से 1400 मानते हैं ग्रियर्सन। आठवां प्रश्न है कि 1529 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा मानते हैं। तो देखिए अंतिम सीमा आदिकाल की कितना माना जा रहा है? 1529 ईस्वी। विकल्प दिए गए हैं, यहाँ देखेंगे अंतिम सीमा रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, शाही और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 1529 मानते हैं मिश्र बंधु। नवा प्रश्न है कि 1318 ईस्वी को आदिकाल की अंतिम सीमा कौन मानता है? तो 1529 को मानते हैं कौन? मिश्र बंधु। और 1318 को कौन मानता है? विकल्प है शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल है आपके समक्ष कि आचार्य शुक्ल किस आधार पर आदिकालीन जैन साहित्य को हिंदी की परिधि से बाहर मानते हैं? आदिकालीन जैन साहित्य को किस आधार पर रामचंद्र शुक्ल हिंदी की परिधि से बाहर मांगते हैं? विकल्प दिया गया है कि धार्मिक साहित्य के आधार पर, अशुद्ध प्रयोगों के आधार पर, काव्य शास्त्रीय आधार पर या संवेदन शून्यता के आधार पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक और धार्मिक साहित्य के आधार पर। 11वां प्रश्न है कि अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता, अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानवीय भावों की जटिलता के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आदिकाल में किस साहित्य को पहचाना जाता है? विकल्प है नाथ, सिद्ध, जैन और रासो। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन कवियों के साहित्य को। 12वां प्रश्न देखिए है कि रासो साहित्य किस काल की साहित्यिक प्रवृत्ति है? तो ये आसान सा प्रश्न है। रासो जो है ये आदिकालीन साहित्यिक प्रवृत्ति है। 13वां प्रश्न है कि भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की? भाट और चारण कवियों ने किस साहित्य की रचना की? तो रासो साहित्य की रचना की भाट और चारण कवियों ने। 14वां प्रश्न है देखिए कि रास काव्य जीवन के विभिन्न अनुभवों की व्याप्ति है, जबकि रासो काव्य परंपरा में किन पक्षों का चित्रण है? विकल्प है प्रेम और युद्ध, शास्त्र और रीति, भक्ति और मोक्ष, तर्क और विमर्श। सही उत्तर हो जाएगा प्रेम और युद्ध।
15वां प्रश्न है कि रासो साहित्य किस समाज की उपज है? रासो साहित्य जो है वो किस समाज की उपज है? विकल्प दिया गया है सामंती, संत, ब्रह्म और भक्ति। तो रासो साहित्य जो है वो किस समाज की उपज है? सामंती समाज की। अगला प्रश्न देखिए है कि आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाली वीर गीत परंपरा के दो प्रमुख रचनाएं कौन से हैं? आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाली वीर गीति परंपरा, विकल्प दिए गए हैं परमाल रासो, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, विजय पाल रासो, खुमाण रासो और कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो आदिकालीन लोक कंठ में बसने वाले देखिए यहाँ क्या है, वीर गीति परंपरा के दो रचनाएं हैं, परमाल रासो और बिसल देव रासो। परमाल रासो किसकी कृति है? परमाल रासो कृति है जगनिक की। इसकी कृति है जगनिक की, जिसमें आल्हा खंड का वर्णन है। आल्हा और उदल दो वीरों का चित्रण इसमें है। और बिसल देव रासो आप जानते हैं ये नरपति नाल की कृति है, नरपति नाल। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की कृति है। हम्मीर रासो शारंगधर की कृति है। विजयपाल रासो, कुमार रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। तो इसमें से लोककंठ में बसने वाली जो परंपरा है वो कौन है? परमाल रासो और बिसल देव रासो। और परमाल रासो की पंक्ति आपको याद है, 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 बरस लो जिये संगार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न है, वास्तविक देश भाषा काव्य कहलाने वाली आदिकालीन लोक साहित्य रचनाओं के मुल्तान, अवध, राजस्थान और मिथिला के अतिरिक्त कौन सा केंद्र था? तो आदिकालीन लोक साहित्य का कौन सा केंद्र था? विकल्प है सिंध, दिल्ली, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न हमारे बीच है, ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या नामकरण किया? तो ऐतिहासिक प्रक्रिया के आधार पर ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल का। तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। फिर है कि मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? तो मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या कहा? जी हाँ, प्रारंभिक काल कहा। अगला है कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीर गाथा काल का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 21वां प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने किस आधार पर प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा? विकल्प दिए गए ऐतिहासिक, सामाजिकता, सामाजिक वास्तविकता के आधार पर, कल्पना के आधार पर, मिश्र बंधुओं के आधार पर या ग्रियर्सन के आधार पर। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐतिहासिक, सामाजिक वास्तविकता के आधार पर प्रथम काल को वीर गाथा काल कहा है। 22वां प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह साहित्य इतिहास ग्रंथ किसका है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह साहित्य इतिहास ग्रंथ है राम कुमार वर्मा का। फिर है कि हिंदी के प्रथम काल को संधि काल और चरण काल किसने कहा? तो हिंदी के प्रथम काल को संधि काल और चरण काल कहा राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्य इतिहास ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं। जो सबसे पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका है। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल। और तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम अंतिम चरण में हैं। 25वां प्रश्न है कि प्रथम काल को आदिकाल किसने कहा? तो प्रथम काल को आदिकाल कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 26वां प्रश्न देखिए, प्रथम काल को आदिकाल कहने का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या आधार था? तो आधार क्या था पूछा गया है आदिकाल कहने का। विकल्प दिए गए हैं साहित्यिक प्रवृत्ति, संकल्पना, मिश्र बंधु विनोद और विचारधारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ, साहित्यिक प्रवृत्ति। 27वां प्रश्न है कि 84 सिद्धों में आदि सिद्ध किसे कहा गया है? तो 84 सिद्धों में जो आदि सिद्ध हैं वो हैं सरहपा। और सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है। आप जानते हैं सहज यान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहपा। 28वां प्रश्न देखिए कि सिद्धों की ब्रजयान कालीन तांत्रिक साधना पद्धति का सकारात्मक योगदान क्या है? विकल्प दिए गए हैं स्त्री एवं शूद्रों के लिए उपासना सुलभ हुई,
ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष करने लगे, सामंत और श्रीमंत शिक्षित हुए, वणिक वर्ग राजनीति करने लगे। तो सही उत्तर हो जाएगा स्त्री एवं शूद्र। स्त्री एवं शूद्र के लिए उपासना सुलभ हुई, विकल्प ए। 29वां प्रश्न है कि किताबी ज्ञान को किसने अपूर्ण सिद्ध किया? विकल्प हैं सगुण कवियों ने, तांत्रिक साधना ने, अद्वैतवाद ने और जैन कवियों ने। किताबी ज्ञान को तांत्रिक साधना ने क्या किया? अपूर्ण सिद्ध कर दिया। 30वां प्रश्न है कि बौद्धों की निवृत्ति मूलक दुखवादी साधना पद्धति को निरस्त कर सिद्धों ने किसे प्रतिष्ठित किया? तो बौद्धों की जो निवृत्ति मूलक दुखवादी साधना पद्धति थी उसको क्या किया? त्याज्य कर सिद्धों ने किसको प्रतिष्ठित किया? विकल्प है पीड़ा, संघर्ष, संताप और आनंद। तो सही उत्तर हो जाएगा जी हाँ, आनंद। 31वां प्रश्न है कि बौद्धों ने शून्य, विज्ञान और महासुख किसके अवयव निर्धारित किए हैं? तो बौद्धों ने जो है शून्य, विज्ञान और महासुख किसके अवयव निर्धारित किए हैं? विकल्प हैं संताप, विलाप, निर्वाण और करुणा। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, निर्वाण। 32वां प्रश्न है कि डोम्बी और शबरी आदिकालीन समाज के थे। तो किस आदिकालीन समाज से संबंधित है डोम्बी और शबरी? विकल्प है दलित, वंचित, श्रीमंत, अभिजन और सवर्ण। तो डोम्बी और शबरी जो है ये दलित वंचित समाज से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न 33वां और अंतिम प्रश्न आपके आज के सत्र का कि सिद्ध कवियों ने अपना काव्य नायक किसे बनाया है? विकल्प हैं दलित पीड़ित, ब्राह्मण क्षत्रिय, रामकृष्ण और वणिक साहूकार। तो सिद्धों ने अपना जो नायक बनाया है वो बनाया है दलित और पीड़ितों को। तो आज की श्रृंखला यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले टेस्ट में। धन्यवाद।